आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बिहार बोर्ड के जो क्लास 10th का मॉडल पेपर आया हुआ था उसमें जो मैंने इसमें पहले केमिस्ट्री का पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो बायोलॉजी का जो सेक्शन बचा हुआ है और फिजिक्स का जो सेक्शन बचा हुआ है, तो उसमें अगला जो हमारा आज जो ये रहने वाला है, जो वीडियो आज लेक्चर आज रहने वाला है, उसमें बायोलॉजी के जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम इसमें आंसर करेंगे और प्लस में उनसे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पर समझेंगे। और साथ ही इस वीडियो के जो अंत में होगा, इस वीडियो के लास्ट में हम इससे जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ें, जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का, उनसे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैं एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवा दिया है, तो उसको आप लोग लिख लेना। यहाँ पर बस मैं आंसर बता करके और शॉर्ट में उसको डिस्कस करूँगा और अंत में इसका पूरा डिटेल में जितने भी इस प्रश्न पूछे गए हैं उस पर मैंने नोट्स बनाया हुआ है, तो उसको आप लोग कर लेना। तो हम यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। जो पहला क्वेश्चन है कि जो यहाँ एक 51 नंबर जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 51 में है, तो उसमें पहला ये लिख रहा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। तो एक बात समझ लेते हैं पहले, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। जो हमारा हृदय होता है, ठीक है ना, हृदय जो हार्ट होता है, ये क्या चीज़ का अंग है? तो ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका एक अंग है, ठीक है ना। यानी कि परिवहन तंत्र का एक हिस्सा है हृदय। और इस हृदय से क्या होता है कि रक्त का प्रवाह होता है, इससे होकर रक्त का प्रवाह होता है हृदय में। अगर हृदय की बात करें तो ये इसका जो विभाजन होता है, ये 4 कोष्ठों में विभाजित होते हैं। इसमें से जो 2 कोष्ठ, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम आलिंद कहते हैं, इसको आलिंद कहा जाता है। और जो इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा है उसको नीलय कहा जाता है, नीलय। और फिर इसके बाद अगर हम देखें इस वाली लाइन को, जो ये वर्टिकल लाइन है, इस लाइन से इस तरफ हम जाते हैं तो इसको हम कहते हैं, जो हमारा हृदय है उसका ये हिस्सा, इसको हम कहते हैं लेफ्ट पार्ट, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हिस्सा, बायां हिस्सा। और इसको हम क्या कहते हैं? दायां हिस्सा। हृदय का जो इधर साइड में है इसको हम दायां हिस्सा कहते हैं। तो इस तरीके से अगर इस वाले खंड की बात करें तो इसको अगर आलिंद से जोड़ के देखें तो ये है बायां आलिंद और ये है बायां नीले। ये बायां आलिंद हो गया, ये बायां नीले हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दायां आलिंद और दायां नीले, ठीक है ना। तो हृदय 4 प्रकोष्ठों में बटा होता है, उसमें से 2 आलिंद होता है और 2 नीले होते हैं, ठीक है ना। एक दायां और एक बायां आलिंद और एक दायां और एक बायां नीले। दूसरी इसमें जो अगला चीज़ है कि यहाँ ध्यान देना कि जो हृदय होता है उसका जो राइट पार्ट होता है, यानी कि इधर R लिख देते हैं, इधर R, ठीक है ना, और इधर L, इसका मतलब राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। तो जो हृदय का जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें जो ब्लड होता है वो किस तरीके से होता है? तो शुद्ध रक्त होता है। इसमें याद रखना है, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। और जो राइट पार्ट होता है उसमें अशुद्ध ब्लड होता है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जो रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन युक्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। और जो रक्त O2 नहीं बल्कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आता है वो ये कि जो शुद्ध रक्त है, इस जो लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट है उससे एक संरचना इस तरीके से निकली हुई होती है, उसको हम लोग कहते हैं सीरा, ठीक है ना। इसको कहा जाता है सीरा। जो पहला पार्ट यहाँ होता है, चूँकि ये बड़ा होता है इसलिए इसको महाशिरा नाम दिया जाता है। महाशिरा आगे चल करके छोटे छोटे सिराओं में बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये आगे प्रवाहित होता है। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जो जो ऑक्सीजन पूछ रहा है, ऑक्सीजन युक्त, तो ऑक्सीजन युक्त जो होता है ब्लड वो सिरा से होकर प्रवाहित होता है। सिरा हमेशा हृदय से दूर जाता है और ये ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको कोशिकाओं के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा देते हैं। और फिर वहाँ से क्या होता है? CO2
जो उत्पन्न होता है कोशिकाओं में, वहाँ से फिर एक और नली निकली हुई होती है, उसको हम कहते हैं धमनी। तो धमनी क्या करता है, वो CO2 युक्त यानी अशुद्ध रक्त को ले करके कोशिकाओं से ले करके कहाँ पहुँचा देता है, इस हृदय के दाएं पार्ट में पहुँचा देता है। ठीक है ना, दाएं पार्ट में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं पार्ट में शुद्ध रक्त होता है। तो फिर ये दाएं पार्ट से भी एक संरचना इस तरह से निकली हुई होती है और जाकर के फेफड़े से जुड़ी होती है। ठीक है ना, इसको हम देखो, एक बात समझना कि जो हृदय से जो दूर जा रहा है उसको शिरा है, और हृदय की ओर जो आ रहा है वो धमनी है। तो यहाँ हृदय से एक दूर की तरफ एक यहाँ अशुद्ध राइट पार्ट से एक अशुद्ध एक नली ऐसे निकली हुई है, एक शिरा है, मतलब संरचना है। उस संरचना को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा ये एक अपवाद स्वरूप है। जितने भी सिरे होते हैं उसमें क्या होता है, O2 रिच यानी कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन एक ऐसा अपवाद भी है फुफ्फुस शिरा जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये क्या करता है, हृदय के दाएं पार्ट से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको लेकर के फेफड़े में पहुंचा देता है, और फिर फेफड़ा क्या करता है, उस ब्लड को क्या कर देता है, वहाँ से उसको शुद्ध करता है। ठीक है ना, शुद्ध करने के बाद फिर वो क्या करता है, इससे एक और संरचना निकली हुई होती है और वो लेफ्ट पार्ट में जुड़ा हुआ होता है हृदय का। और यहाँ देखो, जो हिस्सा मतलब जो संरचना हृदय की ओर आती है वो धमनी होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। इसको चूँकि फेफड़े से निकला, इसका नाम फुफ्फुस मतलब फेफड़ा होता है। तो फुफ्फुस फेफड़ा कहलाता है, ये फुफ्फुस से धमनी कहलाती है, फुफ्फुस धमनी। तो जितने भी धमनियाँ होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जितने भी धमनियाँ होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन एक अपवाद भी है, जो फुफ्फुस धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिराएँ। जितने भी शिराएँ होते हैं उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है, तो इसको प्लाज्मा कहा जाता है। जो रक्त होता है, इसके आगे हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ हम ऐसे करते हैं, प्लाज्मा होगा। ठीक है, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित हो यानी नहीं पाया जाता है, तो ये होता है जलमग्न जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है, पत्ती वगैरह नहीं पाए जाते हैं, तना वगैरह नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से स्टोमाटा क्या होता है, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें से वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती है। ठीक है ना, तो ये इसमें पत्ती पाया ही नहीं जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। जो अगला है क्वेश्चन, वो किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया पाई जाती है, ये ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय से पहले ये देख लो, ये जैसे जो पुष्प होता है, पुष्प की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो पुष्प में इस तरीके से ये संरचना पाई जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर तो ये जो होता है ना, ये ओवरी होता है। ठीक है ना, इसी को कहते हैं अंडाशय। ठीक है ना, इसको अंडाशय कहते हैं, और इसके अंदर एक छोटा सा संरचना और भी नहीं, इसको कहते हैं बीजांड। ठीक है ना, इसको कहा जाता है बीजांड। तो इसमें क्या होता है, और यहाँ से फिर इस तरीके से दो संरचनाएं और निकली होती हैं, और फिर यहाँ से इस तरीके से और भी चीज़ें, पत्ती डंठल वगैरह निकले हुए होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो बीजांड होता है, वो बीज जो अंदर की तरफ होती है, यहीं पर वो जनन क्रिया होती है। ये होता है, ये हमारा जो होता है केसर कहते हैं, जो नर जननांग है, और ये स्त्री केसर होता है। ठीक है ना, तो इसमें ये जो ओवरी है, यही हमारा जो पूर्ण विकसित होता है, तो ये बन जाता है फल, यही बन जाता है फल। और जो जो बीजांड है, ये विकसित होकर के बन जाता है बीज। तो आंसर इसका जो क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। जो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल है, ये याद रखना है। सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद रखना C6H12O6 होता है। यह एक साधारण सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान इसका निर्माण होता है। पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये उत्पादित करते हैं। ठीक है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है ना, जिसमें कार्बन के परमाणु कितने होते हैं, 6 होते हैं, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 होते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई है? पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में एक चीज़ पाई जाती है वर्णक, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो यहाँ जब भी पूछेगा इकाई की बात करेगा ना, इकाई, तो वहाँ ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट होगा। अगर कहेगा कि किस पत्तियों में किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, वो किसके कारण होता है? वो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्योंकि ये हरे रंग का पिगमेंट होता है। अंडोत्सर्जन, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो ये होता है LH। LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है, ठीक है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। इसके कारण क्या होता है ना, जो अंडोत्सर्ग होता है वो होता है। हालांकि इनकी भी मात्रा होती है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा LH का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो ध्यान देना, इसमें जो अमीबा है, पैरामीशियम है, लाइसमेनियम, इसमें जो जनन होता है वो द्विखंडन के द्वारा होता है। ईस्ट में द्विखंडन के द्वारा नहीं होता है, तो इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं, जो हम सब जितने भी जीव जंतु होते हैं उनसे द्वारा ये CO2 हम छोड़ते हैं, और फिर उससे जल के संयोग से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से क्या कर देते हैं? ग्लूकोज और H2O बना देते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज और H2O प्लस O2, ये ऑक्सीजन होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। फिर यही ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग, ये पौधे छोड़ देते हैं, और वही वायुमंडल में छोड़ने के बाद बाकी जीव जिसे हम लोग इसका श्वसन के रूप में यूज करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जिसके वजह से प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। भोजन के पाचन निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पाचन, इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में ये चर्चा किया हुआ है, लास्ट में देखेंगे इसको। भोजन के पाचन में जिस रस की, इसमें देखना, पीत रस की भूमिका होती है, अग्नाशय रस की भूमिका होती है, आंत रस की भी भूमिका होती है, इनमें से सभी की भूमिका होती है, ठीक है ना। आगे देख लेंगे इसके ऊपर। अब आगे कहता है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अग्नाशय के रस में पाया जाता है। इसमें आगे इस पर चर्चा करेंगे। लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज, L फॉर लाइपेज, ठीक है ना, A फॉर एमाइलेज और T फॉर ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन होता है ना, यहाँ अग्नाशय में पाया जाता है। अगला है आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, ठीक है ना। मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है मुख से शुरू होती है, मुख गुहा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में जो सहायक होता है वो लाइपेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? तो ये कोशिका द्रव्य में होती है। ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो ये ग्लूकोज का जो ग्लूकोज होता है उसका आंशिक रूप से ऑक्सीजन के साथ आंशिक रूप से विखंडन की क्रिया क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। और इस दौरान क्या होता है, पायरुवेट एसिड, 2 अणु पायरुवेटिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। और कोशिका द्रव्य में जानते हैं जो भी क्रियाएं होती है ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन का वो होता है, ऑक्सीजन के आंशिक रूप से विखंडन होता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। दूसरा, ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यह चीज़ कह रहा है कि हानिकारक है या उच्च ताप पर लाभदायी है या लाभदायी है। तो ये ध्यान देना, ये लाभदायी होता है, ठीक है ना। लाभदायी होता है क्यों? क्योंकि ये परत जो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है, 30 से 40 किलोमीटर के रेंज में ये पाया जाता है पृथ्वी की सतह से। तो वो क्या करता है, जो सन है उससे आने वाले जो अल्ट्रा UV रेज होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, तो वो हानिकारक होता है। उसको क्या करता है, ये रोकता है, जो कि पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। ये हमारे चमड़े के लिए कैंसर रोग पैदा कर सकता है, चमड़े को नष्ट कर सकता है, उससे जीव विनष्ट हो सकते हैं, इसलिए ये इससे हमारी रक्षा करता है। तो ये लाभदायी है ओजोन परत। इसके नष्ट होने से कैंसर रोग हो जाएगा, स्किन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फूल नर प्रजनन अंग है? फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है वो होता है पुंकेसर, एंथर भी उसको कहा जाता है। तो ये याद रखना, पुष्पासन उसका जिस पर वो आधारित रहता है, ठीक है ना। दल पत्र वो अभी जो पंखुड़ी होता है, डेंटल जो वगैरह था, पेडल जो वगैरह होता है वो सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि
पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ये याद रखना है, 3.5 kg पर मोल होता है, 3.5 kg पर मोल। अगर इसको चेंज करें, इस तरीके से भी दे सकता है, 1000 से गुना करके जूल में बदल सकता है, तो ये हो जाएगा 3500 जूल पर मोल। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो 3500 जूल पर मोल याद रखना, या 3.5 kg पर मोल। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन के जो शोषण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और उसको हम लोग कहते हैं अवायवीय शोषण। तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण की क्रिया के दौरान बनता है। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? जो रक्त होता है उसमें रक्त, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, फिलहाल इसका आंसर कर लेते हैं। रक्त लाल जो होता है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी के द्वारा ये क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसमें जो यहाँ सवाल को जो गैसों का परिवहन होता है वो उसके द्वारा होता है, आरबीसी के द्वारा। इसी को वाहक भी कहते हैं, कैरियर ऑफ जो गैसेस होते हैं उसको हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो किसके द्वारा होता है? वो लाल रक्त कण के कणिका के द्वारा होता है, आरबीसी के द्वारा होता है, और ये O2 एवं CO2 का परिवहन करता है। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट क्या होता है? छाल में होते हैं, पत्तियों में होते हैं, कोशिका के रिक्तियों में पाए जाते हैं। तो इनमें से सभी में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम का स्राव नहीं करता है? किसी भी प्रकार का एंजाइम स्राव नहीं करता है। मुख में होता है एंजाइम, ये आंसर नहीं होगा। आमाशय में भी होता है, ये भी नहीं होगा। ग्रास नली, ये देखो, ये ग्रास नली है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ एक तरीके से नली होती है जिससे भोजन क्रमांकुंचन गति के दौरान वो भोजन का आमाशय में पहुंच जाता है। तो ये इसमें किसी प्रकार का एंजाइम्स या पाचन नहीं होता, इसलिए इसका आंसर ग्रास नली होगा। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता जो होती है वो वैसोप्रेसिन के कारण होती है। वैसोप्रिन, ये मूत्र की सांद्रता यानी ये इसकी मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो मूत्र काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी कमी से मूत्र पतला होता है, इस तरीके से, यानी इसके वजह से क्या होता है, मूत्र का जो सांद्रता होती है वो इसके ऊपर वैसोप्रेसिन के ऊपर होती है। एडीएच इसको एंटी डायूरनल हार्मोन कहते हैं, ये भी मूत्र को भी नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का पता ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होती है। इसमें आयोडीन पाया जाता है जो घेगा रोग को के नियंत्रित करता है। इसकी कमी से घेगा रोग हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन, अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो इसमें ध्यान देना, ऑक्सीजन जो होता है ये वृद्धि हार्मोन होता है। जिबरेलिन भी वृद्धि हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन भी होता है। एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये वृद्धि हार्मोन नहीं होता है। तो यही इसका आंसर होता है डी ऑप्शन। एब्सिसिक एसिड ये क्या होता है? हार्मोन जो पौधों को वृद्धि को रोक देता है, पत्तियों को, मतलब उसको पत्तियों को गला देता है, उसको गिरा देता है, उसके में ये आता है काम, ठीक है ना। तो ये वृद्धि रोधक इसको कह सकते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? अभी मैंने बताया था कि मानव जो हृदय है वो परिवहन तंत्र का भाग है। तो इसका ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, डी ऑप्शन, परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हो। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, आनुवंशिकी कहलाता है। इसके अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। और ये याद रखना, आनुवंशिकी के पिता जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण करते हैं? श्वसन क्रिया में हम O2 ग्रहण करते हैं, ये सिंपल सवाल है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में अभी बताया था मैंने, ग्लूकोज का सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। इसमें कार्बन का पूछा है कितने परमाणु हैं, तो 6 होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है, मानव के जो मस्तिष्क होते हैं उसमें अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है ना, जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, किसके द्वारा वो नियंत्रित होता है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो एक बात ध्यान देना, जो इसका आंसर मेडुला हो जाएगा। मानव मस्तिष्क जो होता है ना वो 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क।
तो इसमें हालांकि पश्च मस्तिष्क में ही होता है, लेकिन पश्च मस्तिष्क का जो मेन भाग है मेडुला, उसमें होता है। अगर मेडुला नहीं होता तो हम इसको पश्च मस्तिष्क में चले जाते, लेकिन पश्च मस्तिष्क में जो पाया जाता है मेडुला, तो मेडुला में एक सेरिबेलम भी होता है, पोन्स भी होते हैं और मेडुला। तो मेडुला में होता है अनैच्छिक क्रियाओं का, जो इनवॉल्युंटरी एक्शन जो होते हैं, क्रियाएँ होती है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, वो मेडुला के द्वारा होता है। लेकिन मेडुला पाया भी जाता है पश्च मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में क्या पाया जाता है, तो सेरिब्रम पाया जाता है, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। अब यहाँ हम देख लेते हैं पाचन सिस्टम। पाचन सिस्टम में क्या होता है, पाचन सिस्टम दो क्रियाओं मतलब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इसको इस पूरे पाचन में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। तो ये दो भागों में होता है। एक को हम कहते हैं, एक जो इसमें सहायक होता है वो आहार नाल है, और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। पाचन, किसी भी भोजन के पाचन में दो सहायक अंग है, एक आहार नाल, दूसरा पाचक ग्रंथियाँ हैं। आहार नाल की बात करें तो वो मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा के बाद ग्रस नली होती है, ग्रस नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर वो गुद्दा होता है जिसके वो जो उत्सर्जन होता है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जो ग्रंथियाँ होती है उसमें लार ग्रंथि हैं, जठर ग्रंथि हैं, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और आंत्र ग्रंथियाँ हैं। पाचन में एक चीज़ देखना, जो जल, विटामिन और खनिज होता है इसका पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसके कण इतने छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ये इसी रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं, इनका पाचन नहीं होता है। पाचन क्रिया से क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं यहाँ मुख गुहा में। तो मुख गुहा में दो चीज़ होते हैं, एक तीन जोड़ी लार ग्रंथि, जो तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, और नेक्स्ट जो इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो तीन जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन सी है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ये तीन जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। और एंजाइम्स में पाए जाते हैं लाइसोजाइम, जो जीवाणु को नष्ट कर देता है। जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारे जीवाणु छोटे छोटे रहते हैं, तो उसको ये मारने का काम करता है। फिर दूसरा इसमें जो होता है टाइलिन, जो मंड जो होते हैं, स्टार्च होते हैं, उसको पाचन कर देता है। और फिर इसके अलावा म्यूकस भी पाया जाता है, जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, जो निगलने में सहायक होता है। इसके अलावा अगर देखें तो मुख कृतंक है, इंसीजर, जो क्या होता है, ये जो चीड़ने वाला, जो ना चीड़ते हैं, जिसको फाड़ते हैं, उसको होता है, ठीक है ना, इंसीजर, काटने। कैनाइन होता है, भेदक, इसको कह सकते हैं। अग्र चौर्णक और चौर्णक, मोलर, प्रीमोलर, ये दोनों चबाने वाले दांत होते हैं। तो ये चार प्रकार के दांत याद रखना है। ग्रास नली, जो अगला है ग्रास नली, भोजन जब मुख से ग्रहण किया जाता है तो वहाँ से वसा का पाचन हो जाता है, ठीक है ना, और फिर वहाँ से भोजन ग्रास नली के माध्यम से ये भोजन कहाँ पहुँचता है, तो पेट, अमाशय में पहुँचता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें एक चीज़ होता है, भोजन नीचे की तरफ सरक जाता है, उस गति को हम कर्माकुंचन गति कहते हैं। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है ना, ये एक तरीके से रास्ता होता है। अगला है अमाशय। अमाशय में क्या होता है, अमाशय, ये इसमें भोजन सबसे अधिक देर तक रहता है, लगभग 4 घंटे तक भोजन रहता है। और इसमें अगर देखें तो इसमें भोजन का पाचन यहाँ से क्या होता है कि एक चीज़, या भोजन का पाचन देखें तो भोजन का पाचन नहीं होता, लेकिन फिर भी स्टार्ट यहीं से होता है, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भोजन का पाचन तो मुख से शुरू होता है, ठीक है ना, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना कि भोजन का पाचन पेट से होता है, अमाशय से होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें अगर देखें तो इसका 3 हिस्सा होता है, 3 हिस्सों में विभाजित होता है। एक को कार्डियक कहते हैं, जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको कार्डियक कहते हैं। इसमें एससीएल जो स्रावित होता है, ठीक है ना, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, भोजन यहीं से टूटना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो अगला भाग है वो फंडिक है, जिसमें भोजन स्टोर रहता है। भोजन स्टोर या ग्रहण करने का जो हिस्सा होता है वो फंडिक होता है। उसके बाद जो तीसरा भाग है जो अमाशय का, वो है पाइलोरिक, जिसमें जठर रस पाए जाते हैं, जठर रस पाए जाते हैं। और इसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स भी स्राव होते हैं, ठीक है ना, एक को रेनिन कहते हैं और दूसरे को पेप्सिन कहते हैं। रेनिन क्या कर देता है, ये दूध को दही में बदल देता है, यानी कि दूध का पाचन करता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन जो होता है ना, वो उसको पेप्टोन में बदल देता है, पेप्सिन को पेप्टोन में बदल देता है। और इस तरीके से ये जब यहाँ से इस पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद ये बन जाता है काइम कहलाता है, जो यहाँ से भोजन निकलता है तो उसे हम काइम कहते हैं, जो क्या होता है, अम्लीय होता है। इसके बाद आ जाता है जो अगला भूमिका हो जाता है पाचन में, वो आ जाता है लीवर का। जो लीवर है, यकृत है, उसका लीवर क्या करता है, यह पित्त का निर्माण करता है और एक पित्ताशय बन जाता है। उस अब पित्त का जो पीएच मान होता है वो 8 या उससे ज़्यादा होता है, यानी ये क्षारीय होता है। अब
इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग मतलब कि आवश्यक चीज़ है, क्योंकि जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय, अग्नाशय में इसके बाद जो भोजन जाएगा वो अग्नाशय में जाएगा। और अग्नाशय एक चीज़ करता है, वो भोजन क्षारीय जो भोजन होता है उसी को क्या करता है, वो पचाता है, अम्लीय भोजन को नहीं पचाता है। तो उस भोजन को क्षारीय बनाने में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो पित्ताशय या यकृत की होती है। जो भोजन को क्या करता है, जो काइम जो आ रहा होता है यहाँ पर, जो अम्लीय होता है उसको क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। और ये फिर क्षारीय भोजन जब अग्नाशय में जाता है तो वहीं पर उसका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जो वसा होता है उसका पाचन किसके द्वारा होता है, तो वो पित्ताशय के द्वारा होता है। और इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि पित्ताशय भोजन को क्षारीय बनाता है, और यही भोजन क्षारीय बना देने से ही भोजन का पाचन अग्नाशय में होता है। अग्नाशय एक ग्रंथि है, ठीक है ना। इसमें दो चीज़ होता है, हार्मोन्स भी स्रावित, ये अग्नाशय जो ग्रंथि है ये दो चीज़ों को स्रावित करती है। ये हार्मोन्स भी स्रावित करते हैं और एंजाइम भी स्रावित करते हैं। अग्नाशय में जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको हम LAT से याद रखेंगे, यानी कि L फॉर लाइपेज और A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन। जो एमाइलेज है, पहले यहाँ लाइपेज देख लेते हैं। जो लाइपेज है वो, अभी सवाल था कि लाइपेज क्या करता है, वो वसा या लिपिड को पचाता है। एमाइलेज मंड या स्टार्च को पचाता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन जो होता है उसको पेप्टाइड में बदल देता है। अब ये चीज़ें जो तीनों ये यहाँ पर पूर्ण पाचक होते हैं, ठीक है ना। पूर्ण पाचक एंजाइम्स कहलाते हैं इनको, LAT को, यानी कि एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इनको स्रावित करने के लिए जो उत्तेजित करता है, ऐसा करने के लिए एक हार्मोन स्रावित होता है, उसको सेक्रेटिन कहते हैं। सेक्रेटिन हार्मोन क्या होता है, इससे पैंक्रियाज या अग्नाशय में स्रावित होता है। और यही सेक्रेटिन हार्मोन्स इन तीनों एंजाइम्स को स्रावित करने के लिए उत्तेजित या स्टिमुलेट करता है। और इसी के कारण वो तीनों हार्मोन्स, तीनों एंजाइम्स क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। और इस तरीके से प्रोटीन, स्टार्च और वसा का पाचन कर देते हैं। जब ये पचन हो जाता है तो वहाँ से भोजन पहुँचता है कहाँ, छोटी आंत में, ठीक है ना। तो छोटी आंत में ही क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। जो बची खुची भोजन का पाचन बचा हुआ रहता है वो यहाँ पर हो जाता है। और यहीं पर भोजन के पाचन के साथ साथ अवशोषण भी होता है। इसके 3 भाग होते हैं, ये याद रखेंगे कि इसमें 3 डिओडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। इलियम में एक हार्मोन्स, ये विटामिन प्रोटीन होता है जिसको हम एंजाइम कह सकते हैं, एंजाइम, ठीक है ना। वो एंजाइम इरेप्सिन है। और ये क्या करता है, जो पेप्टाइड बना हुआ होता है अग्नाशय में, उसी को ये क्या कर देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है। और अमीनो एसिड क्या होता है, जो प्रोटीन है उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कठिन, वो जो जटिल पदार्थ होता है उसको इस तरीके से अमीनो, जो सरल पार्ट अमीनो एसिड होता है उसमें बदल देता है। तो अंतिम रूप से देखा जाए तो इरेप्सिन ही क्या करता है, उसको पेप्टाइड प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। तो इरेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये याद रखेंगे, छोटी आंत के इलियम भाग में, ठीक है ना, छोटी आंत के इलियम भाग में। इस तरीके से कहेंगे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। और छोटी आंत के किस भाग में, तो इलियम में होता है। इसके बाद भोजन फिर वो जल वगैरह कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, बस वहाँ क्या होता है, जल का अवशोषण हो जाता है। और उसके बाद इसमें एक अंग पाया जाता है अपेंडिक्स, और ये क्या कहलाता है, इसका कोई कार्य नहीं है शरीर के अंदर, इसलिए इसको अवशेषी अंग कहा जाता है। कभी पूछ सकता है कि शरीर में निम्नलिखित में से कौन एक अवशोषी अंग है, तो वो अपेंडिक्स होता है। अगला है, इसमें मैंने एक सवाल पूछा था तो उसको मैंने यहाँ बता दिया है, मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के 3 हिस्से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है उसका एक भाग सेरिब्रम होता है। ये पूछा जाता है कि सेरिब्रम निम्नलिखित में से किस मस्तिष्क से किस भाग का हिस्सा है, तो वो अग्र मस्तिष्क का है। और इसमें दूसरा है कि पश्च मस्तिष्क के जो 3 भाग है, मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। इसमें सेरिबेलम भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद रखना है कि सेरिबेलम किस मस्तिष्क का हिस्सा है, वो पश्च मस्तिष्क। ये जो कि ये मेडुला भी इस मस्तिष्क का हिस्सा है। ये क्या करता है, शरीर के जो अनैच्छिक क्रियाएं है उसका ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हुआ हमारा आज मॉडल पेपर का कंप्लीट डिस्कशन। इसको आप लोग पूरे नोट्स को आज लिख लेंगे और इन सारे प्रश्नों को याद भी रखेंगे, क्योंकि प्रश्न जो आता है मॉडल पेपर से पूछे जाते हैं। कई बार देखा गया है ऐसे कि मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन आए हैं। और बाकी इससे भी इससे पहले जितना भी आपने पढ़ाई करा है पूरे 1 साल, उसको भी रिवीजन करते रहिए। इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में इस तरीके से सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।